नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल सरकारी की तैयारी में। तो आप सभी सरकारी एग्ज़ाम जो HSSC ने अभी निकाले हुए हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर हरियाणा जीके एक बड़ा रोल अहम अदा करता है क्योंकि इसके अंदर से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा में वन एवं वन्यजीव। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लो कि कन्फर्म हर एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको हम बेसिक से और स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और मुख्य मुख्य बातों को हम याद करेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि हरियाणा में वन आवरण कितना है। ठीक है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण जो है, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। हरियाणा में वन आवरण 1586 वर्ग किलोमीटर 1586 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.59, जो कितना प्रतिशत है हमारा, इसका 3.59% है। जो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है उसका 3.59% है। ये समझ गए। इसके बाद आता है हमारे पास ट्री कवर क्षेत्रफल जितना है कि कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्ष आवरण या फिर ट्री कवर, जिसको हम कह सकते हैं ट्री कवर जितना है वो हमारा हिस्सा कितना है, एरिया कितना है, 1282 वर्ग किलोमीटर 1282 वर्ग 1282 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 2.9090% है। 2.90 है। इस तरह जो कुल हमारा क्षेत्रफल, देखो कई बार डाटा क्या आता है बच्चों, यहाँ से अलग अलग डाटा पूछा जाता है आपसे दो तीन तरह से कि कंफ्यूज करने के लिए दो तीन चीजें दे देगा आपको। अब यहाँ पे एक तो हो गया वन आवरण और एक हो गया वृक्ष वाला, तो दोनों लगभग हमें एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसका कुल मिलाकर पूछ लेगा आपसे कि वन एवं वृक्ष, क्या पूछेगा, वन और ट्री, ये पूछेगा वन और ट्री कवर, या फिर पूछेगा वन एवं वृक्ष आवरण कितना है, तो वो अलग हो जाता है। वन एवं वृक्ष कह लो या ट्री कह लो। ठीक है, ये जो आवरण हमारा टोटल हरियाणा का कुल क्षेत्रफल का 6.49 यानी 6.49% है। इस चीज को आप हमेशा याद रखें। तीन आपके पास डाटा गिवन है हमारे पास। अब इन तीनों में से क्या करेंगे, ये जो पहला है 3.59, दूसरा है 2.90 और तीसरा है 6.49, यानी कि 3.59, 2.90, 6 इन तीनों को आप याद कर लें अच्छे से, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अलग अलग प्रतिशत गिवन है तीनों चीजों का 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। ध्यान रखना, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार ये अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा हुआ है। समझ गए बात को। अब ये पूछ सकता है हरियाणा में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछे हरियाणा में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो उसका आपका जवाब होगा उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। हालांकि इतना डिटेल में पूछता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन याद रख लो बच्चों इसको। हरियाणा में सबसे अधिक ये वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। और राज्य के दक्षिणी भागों में अरावली पहाड़ियों पर, ध्यान रखना, दक्षिणी भागों में अरावली की पहाड़ियों पर उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार, देखिए वो उस चीज को याद रखना, वो याद करने वाली बात नहीं है। इसके अंदर दो तीन बातें याद रखना कि पंचकुला और यमुनानगर, दो जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, एक पंचकुला और दूसरा यमुनानगर। हरियाणा में सबसे अधिक आरक्षित वन कहाँ है, तो वो इन दो जिलों के अंदर है, पंचकुला और यमुनानगर। अगर इन दोनों में से भी किसी का पूछा जाता है तो आप पंचकुला को टिक करके आएंगे। ठीक है, अगर दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले आप उसको टिक कर देना, पंचकुला मिले पंचकुला कर देना, यमुनानगर मिले यमुनानगर को कर देना। ठीक है, ये क्या गिवन है बच्चों। अब इसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि यमुनानगर में कौन से वनों की प्रधानता है। यमुनानगर में ध्यान रखना, यमुनानगर के अंदर जो वन है उसके अंदर जो हमारे साल वन है ना, साल वन यमुनानगर के अंदर कौन से मिलते हैं, साल वन। अब इसको आप ऐसे याद रखते हैं, यमुना नदी के अंदर साल भर पानी रहता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है कि यमुना नदी के अंदर वर्ष भर पानी रहता है, तो साल के वन यहाँ मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, पंचकुला। अगर पूछे पंचकुला में कौन से वन अधिक पाए जाते हैं पंचकुला में, तो पंचकुला में पाइन के वन मिलते हैं। कौन से मिलते हैं बच्चों, पंचकुला में पाइन, पैसे पंचकुला और पैसे पाइन, तो ये बात आप कनेक्ट कर सकते हो। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो यमुनानगर में कौन से वन मिलते हैं, साल के वन, पंचकुला में कौन से वन मिलते हैं,
पाइन के वन। आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो वैसे ही सारी बातें आपको याद होने वाली है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन किस जिले में पाए जाते हैं? अगर क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ से बन सकता है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो वो क्या आ जाएगा? पंचकुला आ जाए, ठीक है, पंचकुला आ जाएगा। इसका पंचकुला का प्रतिशत है 42.76, 42.76, और ये 2015 के आंकड़े हैं। 2015 के आंकड़े के अनुसार 42.76 जो हमारा पंचकुला में सर्वाधिक। देखिए तब भी पंचकुला में सर्वाधिक है, अब भी पंचकुला में सर्वाधिक है। वन पंचकुला में, जब वन की बात होगी तो पंचकुला अगर ऑप्शन आता है पंचकुला को, अन्यथा यमुनानगर को आप टिक कर देना, ठीक है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक वन का हो गया पंचकुला, और अब है सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो वो कितना हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? पानीपत हो जाएगा। पानीपत के अंदर 15 वर्ग किलोमीटर, पानीपत में सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ग किलोमीटर के अंदर हमारे पास आरक्षित वन है। तो ध्यान रखना, सब सर्वाधिक हो जाएगा पंचकुला का, सबसे कम हो जाएगा पानीपत का, ये बात आपको याद रखनी है। अगर इसमें अब 2 चीजें ऐड कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये पूछे कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ये ध्यान रखना बच्चों, कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत। देखो कंफ्यूज करता है, तो इसका तो आंसर हमारे पास पंचकुला ही रहने वाला है, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पंचकुला रहेगा, वो रहेगा 31%। जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसका 31% अकेला पंचकुला के अंदर है। लेकिन इसके अंदर ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी आपको कि सबसे कम प्रतिशत वाला, कुल भौगोलिक क्षेत्र का सबसे कम। अब सबसे कम में 2 आते हैं, आपके दिमाग में क्या रहेगा? सर पानीपत आ जाएगा। ये हमें याद क्या रखना है? सबसे कम प्रतिशत किसका? कुल भौगोलिक क्षेत्र का। तो इसके अंदर जब आप पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो फतेहाबाद करना, आपने क्या करना है? इसका आंसर आएगा फतेहाबाद। ये 2 आप जवाब हमेशा अपने साथ रखेंगे। क्या? पंचकुला दोनों में ही सेम रहेगा, ठीक है। इधर पानीपत आ जाएगा सबसे कम टोटल, और लेकिन अगर कुल क्षेत्रफल का पूछे तो वहां पे फतेहाबाद करके आओगे। फतेहाबाद के अंदर 0.71%, कुल क्षेत्रफल का 0.71% ही मिलता है। ध्यान रखना दोनों के अंदर अलग अलग है, समझ गए बात को। तो ये चीजें थी, 2 चीज आप याद रखेंगे। कुल क्षेत्रफल का सबसे अधिक दोनों में पंचकुला आएगा, यहाँ पे पानीपत और यहाँ पे फतेहाबाद, क्योंकि फतेहाबाद का जो एरिया है वो ज्यादा है। फतेहाबाद पानीपत से बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उस एरिया वाइज इसमें फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ वैसे वन कम है, लेकिन इसके अंदर कुल क्षेत्रफल का सबसे कम यहाँ पाया जाता है, समझ गए। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में किस कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो हरा भरा हरियाणा, ठीक है, हरा भरा हरियाणा। दूसरा आ जाएगा आपके पास ग्रीन हरियाणा। तीसरा आ जाएगा ग्रीन हरियाणा। तीसरा आ जाएगा हमारे पास ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। और चौथा जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पे टिक करना है? ध्यान रहेगा, आपको करना है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम के तहत क्या चलाया जा रहा है? वृक्षारोपण का कार्य वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जरूरी है, इससे संबंधित जो आता है तो इसको याद रखना। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, लगभग 4 ऑप्शन आपको जैसे मिलेंगे, तो आपको ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के ऊपर टिक करना है, समझ गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, उसके अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी होंगी, 3 बातें याद रखनी है। पहला क्या? हरियाणा के जो वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड 3 बातें, 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ठीक है। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? ये 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, और हरियाणा में कंजर्वेशन रिजर्व पार्क कितना है। कंजर्वेशन रिजर्व पार्क, ये 3 बातें आपको याद रखनी होंगी। कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले याद रखें, राष्ट्रीय उद्यान है 2, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है 8, और कंजर्वेशन रिजर्व पार्क है हमारे पास ये 2। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है।
अब इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ हम याद रखेंगे, कहाँ कहाँ पर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इन सबको हम डिटेल में याद करेंगे। लेकिन अभी आप इतना एक बार याद रख लें कि ये चीज़ें हमें एक ऊपर ऊपर का डाटा है कि हमें इतना याद रखना है, ठीक है। तो 2-3 जरूरी चीज़ें हैं वन संबंधी योजनाएं। वन्यजीव अभ्यारण्य पे डिटेल में पढ़ने से पहले 2-3 बातें हम याद कर लेते हैं। कुछ वन्य जीव संबंधित वन संबंधित योजनाएं, वन संबंधित योजनाएं डिटेल में पढ़ेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ के आ सकते। अगर ऊपर ऊपर से कुछ ऐसी वीडियोज आप देखते हैं तो उसके अंदर ऊपर ऊपर का डाटा गिवन होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ आपका रह जाता है, ठीक है। तो वन संबंधित कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। उसमें पहली योजना आपको याद रखनी है सन 2015 में। सन 2015 में हर घर हरियाली एक योजना चलाई गई थी, हर घर हरियाली। तो हर घर हरियाली 2015 में ये योजना चलाई गई थी। इसके अंदर 3 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया था। कितने पौधे? 3 करोड़ वृक्ष, 3 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के अंदर, याद रखना बच्चों ये एक जरूरी चीज है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र जो हमारा जिला है, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में एक गांव है स्योठी गांव, ठीक है। कुरुक्षेत्र में कौन सा गांव है? स्योठी गांव में क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र। कौन सा? जो हमारा सफेदा वृक्ष होता है, इसको याद रखना। स्योठी गांव के अंदर जो वृक्ष है क्लोनल, एक वर्ड याद रखना, क्लोनल, क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र, क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र, क्लोनल संवर्धन केंद्र। तो कौन सा, कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर स्योठी गांव में क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई थी। इसी 2015 में जो हमारे अभियान चलाए गए थे, इन्हीं के अंतर हर घर हरियाली योजना के अंतर्गत। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और हरियाणा में वर्ष 2014 से, याद रखें बच्चों, हरियाणा में वर्ष 2014 से, ये बात याद कर लेना, 2014 से 15 जुलाई को, कितने जुलाई को? 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, तरु दिवस याद रखना। हरियाणा में 2014 से 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, समझ गए। एक जरूरी बात आप याद रखेंगे, हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय, विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन बहुत कम आपको जगह मिलेगा। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय, और बहुत कम लोगों को पता होता है। देखिए 1-1, 2-2 नंबर से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो हरियाणा के अंदर पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ कहाँ की गई? एक तो फरीदाबाद में और एक हिसार में। क्या, कहाँ पर? एक फरीदाबाद में और एक हिसार में। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? इसके अंतर्गत हमारे पास जितने भी जो पर्यावरण से संबंधित मामले हैं, वो सभी के सभी इन दोनों कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर यहाँ पर सुलझाए जाएंगे। तो फरीदाबाद व हिसार को याद रखना। तो इस चीज को आप दोस्तों याद रखना, फरीदाबाद व हिसार में पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं। तो उसके अंदर जितने भी पर्यावरण संबंधित हमारे जो मुद्दे हैं वो यहीं पर निपटाए जाते हैं। एक योजना आई थी कंडी योजना, याद रखें, कंडी योजना किन जिलों में चलाई गई थी, किन जिलों के नजदीक? तो कंडी योजना से आप याद रखेंगे अंबाला और यमुनानगर। कौन से याद रखेंगे दोस्तों? अंबाला व यमुनानगर। कंडी योजना क्वेश्चन आ सकते हैं, कंडी योजना किन किन जिलों में चलाई गई? दो दो जिले के ऑप्शन आपको दे देंगे। अंबाला और यमुनानगर के उत्तर में जो शिवालिक की पहाड़ियां है, याद रखना, उत्तर में कहां पर? जो शिवालिक की पहाड़ियां में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं और कहां कहां पर पाए जाते? सबसे पहले आपको याद रखना है सरस्वती वन्य अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य अभ्यारण्य, ठीक है। आप चाहो तो साथ साथ याद भी कर सकते हो, लिख सकते हो, इस चीज को लिखने जल्दी चीजें याद होती है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो आप एक बार सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। तो इसका जवाब आएगा कैथल, ठीक है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है कैथल में। नंबर 2, इसके बाद हमारे पास जो आता है वन्य अभ्यारण्य, यह है हमारा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा इसके लिए? आपका जवाब होना चाहिए रेवाड़ी, ठीक है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर है। एक बात याद रखना, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ये जो है, ये जो कैथल के अंदर पाया जाता है, इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सोनसर जंगल, सोनसर जंगल। कैथल
का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तीन चार ऑप्शन दे सकता है इसके अंदर आपके लिए, तो दोनों में से जो भी आए आपको क्या करना है, कैथल ही टिक करना है। सोनसर जंगल आ जाए या सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाए, आपको कैथल ही टिक करके आना है। इसके बाद है, ये फेमस किसके लिए है, जो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सियार, लोमड़ी और काला हिरण किसके लिए फेमस है, काला हिरण, सियार और लोमड़ी के लिए। काला हिरण, सियार व लोमड़ी, इस चीज के लिए ये कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद नंबर 3 है हमारे पास, नंबर 3 पर आता है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा आता है, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यह सिरसा के अंदर। कौन सा है, सिरसा के अंदर अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखना इसको भी। 3 याद हो चुके हैं। सरस्वती में कैथल के अंदर से सोनसर के जंगल के नाम से भी जाना जाता है। नाहर वन्यजीव रेवाड़ी के अंदर है, जहाँ काला हिरण, सियार और लोमड़ी फेमस है। अबूब शहर हमारा सिरसा के अंदर है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बड़ा फेमस है भिंडावास, और बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है और किस लिए फेमस है, भिंडावास के बारे में याद रखेंगे। ये हमारा झज्जर जिले के अंदर है। किसके अंदर है, झज्जर जिले के अंदर। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर यह अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए, इसके अंदर एक झील है, सुंदर झील के लिए फेमस है। ठीक है, सुंदर झील के लिए फेमस है। झज्जर का जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके अंदर झील है, उसके लिए फेमस है। और ये इस झील के अंदर पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां, 250, 250 के लगभग प्रजातियां इस वन्यजीव के अभ्यारण्य। और इसके अंदर जो फेमस है वो है भूरे रंग का हंस, बतख, लाल बुलबुल और किंगफिशर। ध्यान रखना, ये जो किंगफिशर, अगर क्वेश्चन आता है किंगफिशर किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए फेमस है, तो वो रहेगा भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। समझ गए। भारत सरकार ने इसको 3 जून 2009 को, ध्यान रखना, 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया। इसको किसके लिए स्थापित किया, पक्षी अभ्यारण्य। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर लगभग 250 से ज्यादा प्रजातियां, 250 के आसपास प्रजातियां किसकी पाई जाती है, पक्षियों की। तो भिंडावास के बारे में याद हो गया। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है। किसके लिए फेमस है, सुंदर झील के लिए। और लगभग 250 के आसपास यहाँ प्रजातियां पाई जाती हैं, किसकी, पक्षियों की। इसलिए ये इसको 3 जून 2009 को भारत सरकार ने पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको स्थापित किया, घोषित किया इसको। और इसके अंदर जो पक्षी पाए जाते हैं, जो वो भूरे रंग का हंस है, बतख है, लाल बुलबुल और किंगफिशर है। ध्यान रखना, सारे लिख नहीं रहा हूं मैं, तो आप इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नंबर 5 पर आता है, नंबर 5 है हमारा, वो है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है, कलेसर, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यह है यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर है बच्चों, यमुना नगर के अंदर। ये बड़ा फेमस है कलेसर। देखिए, भिंडावास और कलेसर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है कि भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये जो है, इसके अंदर एक बात याद रखनी है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा, इसकी जो खास बात क्या है, हरियाणा का, अगर पूछा जाए हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा, तो क्या कहोगे, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। और कहाँ पर है, यमुना नगर के अंदर। इसके अंदर सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि इसके लिए फेमस है। और ये जो अभ्यारण्य है, ये 11,570, इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, सिर्फ इसी का याद रखना है, 11,570 एकड़ भूमि, इसको एकड़ में याद रखना है आपने, 11,570 एकड़ भूमि के ऊपर ये विस्तृत है। क्लियर है। तो ये 5 वन्यजीव अभ्यारण्य हमने लिखे हैं, आप इनको याद कर लो। इसके बाद जो हमारे बाकी अभ्यारण्य बच गए, हम उनको याद करते हैं। तो अगला है हमारा खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। अब खापड़वास और इसके साथ अभी हमने क्या किया था, भिंडावास, दोनों को याद रखें, खापड़वास और भिंडावास। खापड़वास के साथ में आप भिंडावास को लिखना। भिंडावास और खापड़ा दोनों के दोनों किसके जिले के अंदर है, झज्जर जिले के अंदर। ये भिंडावास जिले, भिंडावास जीव वन्यजीव अभ्यारण्य है, उससे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। 1991 में, वर्ष 1991 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रखेंगे कि भिंडावास और खापड़वास दोनों वास है। वास, दोनों वास कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट सेकंड लास्ट है, बीर सिकारगढ़, बीर सिकारगढ़ और छिलछिला। कौन कौन सा है, बीर सिकारगढ़ और छिलछिला। बीर सिकारगढ़ है पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर।
इसे बनाया गया था 1975 में, वर्ष 1975 में से वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ पर भी सांबर, चीतल और नीलगाय आदि निवास करते हैं, तो ये ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 2-3 वन्य जीव अभ्यारण्य थे मैंने आपको बताए थे, भिंडावास वाला झज्जर के अंदर है और नाहर वाला रेवाड़ी के अंदर है, और सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य के फेमस सोनसर के जंगल के लिए। कलेसर यमुनानगर में है। कलेसर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसके बाद जो लास्ट आता है हमारा, ये याद रखेंगे हम, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। यह है जो हमारे सर्दियों में पक्षी आते हैं, सर्दियों में उनके लिए हमारा ये फेमस है, उनको आकर्षित करने के लिए है। और ये सिर्फ 29 किलोमीटर में फेमस विस्तृत है। कितना है? कुरुक्षेत्र में जो वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला है सिर्फ 29 किलोमीटर। तो आप याद रखेंगे, हमने आपको सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य करवा दिए हैं। अब हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान रह गए हैं, एक सुल्तानपुर और एक कलेसर। कलेसर के बारे में हमने अभी पढ़ा था। कलेसर कहाँ पर है? कलेसर के बारे में हमने पढ़ा था। कलेसर हमने पहले भी, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कलेसर के ऊपर। तो अब कलेसर वन्यजीव कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और हमारा दो राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो हमारा कलेसर है और दूसरा हमारा है सुल्तानपुर। दोस्तों अब हमारे पास है 2 राष्ट्रीय उद्यान। अब 2 राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला हमारा है राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर। कहाँ पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबसे पहले तो यही बात आनी चाहिए, और फिर ये किस लिए प्रसिद्ध है, दूसरी बात ये। तो सुल्तानपुर है हमारा गुड़गांव के अंदर। ठीक है, हरियाणा के जो गुड़गांव जिला है अपना, गुड़गांव, ये वैसे फेमस भी है। अगर नेशनल जीके का क्वेश्चन आता तो उसके अंदर भी आ सकता है कि हरियाणा के अंदर या फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुड़गांव हरियाणा या फिर गुरुग्राम। ध्यान रखना, इसका नया नाम जो है गुरुग्राम। अब ऑप्शन में आपको गुड़गांव नहीं, आपको गुरुग्राम मिलेगा, इस बात को याद रखना। ये सबसे पहले एक बात, इसकी खास क्या बात क्या थी, ये पहले एक पक्षी अभ्यारण्य था। क्या था पहले? ये पक्षी अभ्यारण्य था। ठीक है, और बाद में इसे 1989 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। याद रखना, 1989 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। इसकी ईयर भी आ सकती है कि किस सन इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। किसको? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुड़गांव में। गुड़गांव में। और उससे पहले क्या था? पक्षी अभ्यारण्य था। 1989 के अंदर इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इसमें एक पक्षी है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान का है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य का, पक्षी अभ्यारण्य का फेमस है। पक्षी अभ्यारण्य भी आ सकता है। साइबेरियन सारस कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आ सकता है, साइबेरियन सारस। क्योंकि सर्दियों के अंदर क्या होता है, जो सर्दियों के अंदर जो विदेशों से जो पक्षी आते हैं, दूसरे देशों से, तो वो प्रवास करते हैं, तो यहाँ पर तो उसके लिए सबसे पहले वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फेमस है। साइबेरियन सारस कहाँ पर पाया जाता है? तो 2 चीज आपको याद रखनी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में। दूसरी बात, कब बनाया गया? 3 बातें, 1989 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, और तीसरी बात साइबेरियन सारस। ठीक है, इसके बाद आता है कलेसर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आता है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, और वही बात, इसे राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया, और तीसरा किस लिए। 3 बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, कहाँ पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर में। कलेसर कहाँ पर है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में। पहली बात हो गया कहाँ पर है। दूसरी बात क्या, कि इसको पार्क कब घोषित किया गया? इसको घोषित किया गया दिसंबर 2003 में। दिसंबर 2003, 1989 में ये बनाया गया था, 2003 में दूसरा है। पहला भी आ सकता है कि पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, या एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा पक्षी अभ्यारण्य जिसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो क्वेश्चन घुमा फिराकर किसी भी तरह पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो 2003 में ये बना था और 1989 में पहला ये बना था। ठीक है, या पूछ सकता है वर्तमान में किसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उसमें 4 ऑप्शन दे सकता है आप है ना, सुल्तानपुर को टिक करके। तो वर्तमान की बात है तो कलेसर करके आएंगे, क्योंकि कलेसर अभी 2003 में किया गया था। ठीक है, और वो हमारा 1989 में होता। तो फेमस किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए। किसके लिए है? जंगली मुर्गों के लिए। ध्यान रखना, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। 3 बातें हमने याद कर ली है। कलेसर यमुनानगर में है, दिसंबर 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और जंगली मुर्गों के लिए ये फेमस है। अब जहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, प्रजनन केंद्र, संरक्षण रिजर्व और हिरण उद्यान, हाथी पुनर्स्थापन अनुसंधान केंद्र और चिड़ियाघर। 2-3 चीजें हैं, उनको फटाफट याद कर लेते हैं, हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रजनन केंद्र के ऊपर। जितने भी
एग्जाम हुए हैं, पटवारी का है, चाहे ग्रुप डी का है, चाहे क्लर्क का है, जितने भी एग्जाम है उसमें से वन और वन्य जीव अभियान से एक सवाल हमेशा पूछा गया है। तो याद रखेंगे सबसे पहले चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र। पहले हम सारे के सारे प्रजनन केंद्र लिख लेते हैं, कौन सा कहाँ पर है वो बाद में लिखेंगे। चिंकारा, उसके बाद आता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, चिंकारा, मगरमच्छ। और तीसरा आता है मयूर एवं चिंकारा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मयूर एवं चिंकारा, दोनों में फर्क है, वो सिर्फ चिंकारा का है और ये मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है। और इसके बाद आता है ब्लैक बक, इसका आएगा ब्लैक बक, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे जो है गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण, इसको लिखेंगे गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, ठीक है। केंद्र, ठीक है। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और उसके बाद आता है हमारे पास रेड जंगल फाउन, रेड जंगल फाउन, ठीक है, रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र। ये हमारे 6 प्रजनन केंद्र हो चुके हैं। तो एक आता है फीसेंट, कौन सा आएगा, ये तीनों के तीनों याद रखना, फीसेंट, फीसेंट प्रजनन केंद्र। तो प्रजनन केंद्र के ऊपर जो सबसे ज्यादा पूछा था वो चिंकारा के ऊपर आता है, एक मयूर एवं चिंकारा और एक गिद्ध के ऊपर, ठीक है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कैरू, कैरू एक जगह भिवानी के अंदर है, कहाँ पर है, कैरू भिवानी, ठीक है। तो पहला जिला, जिला भी आ सकता है और जगह भी आ सकती है, कैरू भिवानी के अंदर है। जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वह कुरुक्षेत्र के अंदर, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर, भोर शोदान कुरुक्षेत्र, जगह का नाम भी आप याद रखेंगे और जिला का नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये है कुरुक्षेत्र के अंदर, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद अगर आपसे बात पूछी जाए कि मयूर एवं चिंकारा, देखो चिंकारा की जब बात हुई तो वो आया भिवानी के अंदर, मयूर एवं चिंकारा की बात होगी तो आएगा झाबुआ रेवाड़ी के अंदर, झाबुआ कह लो या झबुआ कह लो, दोनों ही नाम आ सकते हैं, झबुआ रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजदीक एक गाँव है, वहां पर ये प्रजनन केंद्र खोला गया है। ब्लैक बक कौन सा है, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ये आएगा हमारा पीपली कुरुक्षेत्र में, पीपली काफी फेमस जगह है कुरुक्षेत्र की, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर ब्लैक बक का। गिद्ध वाला देखिए, गिद्ध, रेड जंगल और दूसरा है रेड जंगल फाउन, ये तीनों के तीनों ध्यान रखना, तीनों के तीनों इनका डिस्ट्रिक्ट एक ही आएगा, इसका भी पंचकुला आएगा, ठीक है, रेड जंगल फाउन का भी पंचकुला आएगा और हमारा है फीसेंट का भी पंचकुला आएगा, तीनों का हमारा प्रजनन केंद्र क्या होगा, पंचकुला ही रहेगा। लेकिन इन दोनों का अलग है, गिद्ध का और रेड जंगल का, गिद्ध का और रेड जंगल का हमारा पिंजौर होगा, पंचकुला के पिंजौर में होगा, यहाँ भी इसका भी पिंजौर होगा। लेकिन हम जो पंचकुला की जो रेड जंगल में, रेड जंगल फाउन केंद्र पंचकुला में, ये मोरनी जगह पर होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चेंज हो गया, यहाँ फीसेंट, फीसेंट आएगा हमारे पास मोरनी में, फीसेंट आएगा मोरनी, ठीक है, फीसेंट आएगा मोरनी। और रेड जंगल फाउन और गिद्ध वाला है ये हमारा आएगा, दोनों के दोनों पिंजौर में आएंगे, ठीक है, ये पिंजौर में है। तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउन और फीसेंट, तीनों तीनों का है पंचकुला में, लेकिन ये दोनों के दोनों पिंजौर में है। और ये मोरनी की जो पहाड़ी है, आपने काफी फेमस पहाड़ी है फीसेंट वाला। तो सबसे अधिक पूछा जाने वाला है वो कौन कौन सा है, एक तो हमारा चिंकारा का, एक मयूर एवं चिंकारा और तीसरा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं संरक्षण रिजर्व, 2 संरक्षण रिजर्व है, एक तो सरस्वती वन्य जीव, सरस्वती वन्य जीव, सरस्वती ये हमारा पहले भी आया था, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य,
सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर मिलेगा हमारा? कैथल एवं कुरुक्षेत्र। दो जिला हैं इसके, कैथल एवं कुरुक्षेत्र, ठीक है। और एक हमारा है बीरबारा। जैसे इसको याद करने की क्या ट्रिक है? बीरबारा, बच्चे बार बार जिद करते हैं, बीरबारा वन्य जीव, छोटे बच्चे होते हैं बार बार जिद करते हैं, जिद मतलब क्या हो जाएगा? जींद हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार जिद कर रहा जींद, तो ये याद रखना, ये हमारे क्या है? संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है। कौन से हैं? संरक्षण रिजर्व, संरक्षण रिजर्व क्षेत्र। तो ये हमारा प्रजनन केंद्र था, ये हमारा संरक्षण रिजर्व केंद्र है। एक है हिरण उद्यान। हिरण उद्यान हमारा है ढासू मार्ग पर है, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र। कौन सा? हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र, याद रख लो, हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र यमुनानगर के बसंतौर जंगल में। यमुनानगर, इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे बस आप, यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर के अंदर हाथी पुनर्स्थापना केंद्र जो स्थापना की गई थी। और 3 चिड़ियाघर याद रखेंगे, पीपली, रोहतक और भिवानी। पीपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे क्या है? पीपली, रोहतक और भिवानी में चिड़ियाघर है। 3 चिड़ियाघर है, एक कहाँ पर है? पीपली में, दूसरा है रोहतक में, और तीसरा है भिवानी में, ठीक है। 3 हमारे पास चिड़ियाघर है, पीपली, कुरुक्षेत्र, रोहतक और भिवानी। तो यहाँ पर हमारा वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ से 1 नंबर का आए चाहे 2 क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चन आए आप सारे के सारे यहाँ से कवर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, सबका भला हो जाएगा। और अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।